भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर या तो कांग्रेस का शासन रहा या फिर कुछ पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकारें बनाई है। लेकिन आज देश में उस पार्टी का शासन है जिसने कम समय में केवल 42 वर्षों में लोकसभा में 2 सीटों से शुरुआत करके 303 तक पहुंचने का सफर तय किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मार्च 2018 में बीजेपी 21 राज्यों तक सत्ता में पहुंच चुकी थी और यही बीजेपी का पीक था। लेकिन शून्य से शिखर तक पहुंचने की बीजेपी की यह यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ावों से भरी रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं बीजेपी के इस सफर की पूरी कहानी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि देश की स्वतंत्रता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही कारण था कि आजादी के बाद भारतीय लोगों ने आंख बंद करके कांग्रेस को ही सत्ता सौंपी। लेकिन वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों में केंद्र में भी एक मजबूत, प्रबल और सशक्त विपक्ष की जरूरत थी। इसलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी में से ही निकलकर और कुछ नए लोगों के जुड़ने से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ था। दोनों ही देश भीषण दंगों से पीड़ित थे, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। नेहरू लियाकत समझौते को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए विरोध किया और 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से अलग हो गए। इसके अलावा देश में उस वक्त एक नई राजनीतिक परिस्थिति और पैदा हो गई थी। दरअसल गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में संघ से जुड़े लोगों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाए रखने के कारण वे अलग थलग तो पड़े ही, साथ ही साथ संघ को राजनीतिक तौर पर भी निशाना बनाया जा रहा था। इन सभी कारणों की वजह से देश का एक तबका यह मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना भी जरूरी है। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन सर संघचालक गुरु गोलवलकर से मिले, जहां जनसंघ के गठन की रणनीति बनी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। 1952 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ पार्टी ने पहली बार 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पहली बार 3 सांसद जीत कर आए, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल तो 1 राजस्थान से थे। भारतीय जनसंघ ने शुरुआत से ही समान नागरिकता कानून, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना, जम्मू एवं कश्मीर को दिया विशेष दर्जा खत्म करना और परमिट लाइसेंस कोटा राज खत्म करने के जैसे मुद्दे उठाए। जनसंघ का पहला अभियान जम्मू कश्मीर को लेकर था। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 मई 1953 को बिना परमिट ही जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां की शेख अब्दुल्ला सरकार ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद 23 जून 1953 को जेल में ही उनकी रहस्यपूर्ण प्रकार से मौत हो जाती है। अब जनसंघ को चलाने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई। 1967 में पहली बार देश की राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई। भारतीय जनसंघ ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफलता पाई। दोस्तों, उत्तर भारत में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जनसंघ की सशक्त उपस्थिति थी, लेकिन दक्षिण भारत में इसको स्वीकार नहीं किया गया था। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुल करके विरोध किया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिए गए अथवा जेलों में डाल दिए गए थे।
साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। विपक्षी दलों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी को हराने के लिए एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया। इसमें सोशलिस्ट, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और पुराने कांग्रेसियों का एक मिला जुला स्वरूप था। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े और आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टियां भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। लेकिन जनता पार्टी का यह प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। 2 से 2.5 वर्षों में ही अंतर विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांवपेच खेलने से परहेज नहीं किया। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों में बटी हुई थी, जिनमें से एक मोरारजी देसाई का, तो दूसरा चौधरी चरण सिंह व राज नारायण का, वहीं तीसरा बाबू जगजीवन राम का और चौथा जनसंघ नेताओं का धड़ा था। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमये ने जनता पार्टी के अंदर मांग रखी कि पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठन के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य संघ के सदस्य नहीं बन सकते। उनकी इस मांग को उन जनता नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर से असंतुष्ट चल रहे थे। नतीजा यह हुआ कि जुलाई 1917 आते आते जनता पार्टी भरभराकर गिर गई। 4 अप्रैल 1980 को जनसंघ घटक के अधिकांश लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही जनता पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया कि पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। निकाले गए जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। पार्टी से निकाले जाने के अगले ही दिन यानी 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक बुलाई गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग शामिल थे। इसमें अधिकांश वही लोग आ रहे थे जो आरएसएस की नर्सरी से निकले थे और पूर्ववर्ती जनसंघ का हिस्सा रहे थे। अगले दिन 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी की घोषणा कर दी गई। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी को इसका अध्यक्ष चुना गया। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इसी तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को एक साथ साधती है। नई पार्टी के तौर पर आकार लेने के बाद 1984 का लोकसभा चुनाव भाजपा का पहला बड़ा इम्तिहान था। लेकिन चुनाव से 1.5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश का माहौल दूसरी ही दिशा में घूम गया। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी और उनकी शहादत की चर्चा हो रही थी। ऐसी सहानुभूति की लहर चली कि समूचे विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। भाजपा की तो हालत ऐसी कि कुल 2 सीटें ही मिली। इन चुनाव परिणामों पर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, यह लोकसभा का नहीं बल्कि शोक सभा का चुनाव था, इसलिए ऐसा नतीजा देखने को मिला है। लेकिन पार्टी के अंदर हार को लेकर निराशा फैली हुई थी। जवाबदेही तय करने की बातें हो रही थी। कई तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में गांधीवादी समाजवाद और नेहरूवियन साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि नेहरू की वैज्ञानिक सोच जैसे मुद्दे उठाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी को कोई खास सफलता भी नहीं मिल रही थी। यहां तक कि 1983 का दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शन भी पार्टी हार चुकी थी। ऐसे में पार्टी में शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग जोर पकड़ रही थी। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। आडवाणी युग की शुरुआत को पार्टी में आरएसएस और हिंदुत्ववादी ताकतों की पकड़ मजबूत होने की निशानी माना गया। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। 1989 के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ मिला। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा,
वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। बीजेपी ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर तक पहुंची, लेकिन यात्रा के कारण होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कार सेवक और संघ परिवार कार्यकर्ता फिर भी अयोध्या पहुंच गए। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस यात्रा का प्रभाव 1991 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर 120 सीटों पर पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही बीजेपी 1991 में यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही बीजेपी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगा। इसके बाद 1996 में हुए 11वें आम चुनाव में बीजेपी 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा सकी, जिस कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 हफ्तों से भी कम दिनों में ही गिर गई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। लेकिन यह सरकार भी केवल 13 महीने ही चली। लोकसभा में विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई। लेकिन 1999 में हुए चुनाव में भाजपा को 182 सीटों पर जीत मिली। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इसके बाद 2004 में बीजेपी का इंडिया साइनिंग कैंपेन फेल हो गया, जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह बीजेपी अब तक केंद्र में न केवल अपनी जगह बना चुकी थी, बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब तक बीजेपी का मुख्य कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत ही था। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये जमीनें तैयार कर रही थी, लेकिन दक्षिण में बीजेपी का कोई नाम नहीं था। इसके बाद 2008 में बीजेपी का दक्षिण भारत में मुख्य धारा में पदार्पण तब हुआ जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि 2009 में 15वें आम चुनाव में एक बार फिर से एनडीए चुनाव हार गई। बीजेपी को मात्र 116 सीट मिली। भाजपा के दिग्गज नेता अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर का युग अब तक समाप्त हो गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जहां स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सिर्फ सांसद बने रहने तक सीमित हो गए। पार्टी को सत्ता में वापस लौटने के लिए एक नए चेहरे की दरकार थी। लेकिन फिर 2013 का दौर आया। पार्टी कार्यकारिणी की गोवा में बैठक होती है और उसके बाद पूरा मंजर बदल जाता है। इस समय गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में आ चुका था। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की और यहां से बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकारें बनती गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला था और तब से लेकर अब तक बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार चला रही है। आज 16 राज्यों में भाजपा शासित सरकार है। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि पिछले 25 से 30 वर्षों में इस पार्टी में प्रमुख चेहरों के साथ इसकी कार्य प्रणाली और विचारधारा में बहुत परिवर्तन आए हैं। भाजपा ने खुद को और तेज तर्रार, सुपरिभाषित और बेबाक हिंदू राष्ट्रवादी दल के रूप में निखारा है।
भाजपा के 3 बड़े मुद्दे रहे हैं, एक राम मंदिर, दूसरा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और तीसरा देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। बीजेपी अपने 3 वादों में से 2 वादे, राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा कर चुकी है और अब समान नागरिक संहिता पर भी पूरी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी थी बीजेपी की शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।